वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर एंड आई एम अनंत। तो ये जो रीजनिंग का क्लास रहेगा वो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड रहेगा। यहाँ पे हम रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो मेमोरी बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग है, उसको हम देखेंगे किस अप्रोच के साथ हमें सॉल्व करना है और कितना ईजी था या फिर कितना टफ था वो क्वेश्चन। और उसके साथ साथ कुछ नए पैटर्न क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो अभी रिसेंटली पूछे जाने लगे हैं। पिछले बार एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा गया था, इवन एसबीआई पीओ मेंस में भी पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब आप लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करो तब आपको लॉजिकली सोचना ज़रूरी है, ना कि इमोशनली। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको कि क्या हमें पोर को पूरा उनके अकाउंट में पैसा भेजना चाहिए, आप इमोशनली बोल दोगे हाँ भेज देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो आपको इमोशनली नहीं सोचना नहीं है, आपको लॉजिकली सोचना है क्या इससे ये पॉसिबल है, क्या इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं इसे सॉल्व करूं, मैं आपको बता देना चाहूँगा ये पिछले साल का एसबीआई क्लर्क मेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर। तो चलिए देखते हैं स्टेप वाइज क्या दिया गया इंस्ट्रक्शन और हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 rows of numbers are given. The resultant number is in each row is to be worked out separately based on following rules. यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, इस रूल्स को हमें फॉलो करके जो 2 रो दिए गए हैं उनका जो भी फर्दर कैलकुलेशन होगा उसको हम निकाल सकते हैं, या फिर जो भी फर्दर रिजल्ट निकलेगा उसको हम निकाल सकते हैं। क्या क्या रूल्स दिया गया है पहले इसको पूरा देख लेते हैं। दी ऑपरेशंस ऑफ दी नंबर्स प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट से राइट होगा, राइट से लेफ्ट नहीं होगा। तो क्या क्या रूल्स दिए गए हैं हम इसको एक बार देख लेते हैं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कॉम्पोजिट ऑड नंबर दे आर टू बी एडेड, यानी कि अगर एक ऑड नंबर के बाद और एक आपका ऑड नंबर आता है, जो कॉम्पोजिट ऑड नंबर होता है और वो आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो आपका सेकेंड रूल दिया गया है वो क्या दिया गया है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर दे आर टू बी एडेड। थर्ड रूल क्या दिया गया है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए नंबर व्हिच इज द परफेक्ट स्क्वायर देन द इवन नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर। और जो फोर्थ रूल दिया गया है वो क्या दिया गया है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ए प्राइम ऑड नंबर, वहाँ पे क्या था रूल 1 पे कॉम्पोजिट ऑड नंबर, यहाँ पे है प्राइम ऑड नंबर। आई होप आपको प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर में डिफरेंस मालूम होगा। फॉलोड बाय ए प्राइम ऑड नंबर द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। और जो लास्ट रूल है वो क्या दिया गया है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर द सेकेंड वन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। तो ये हो गया आपका 5 रूल दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा, मैं आपको बोल देता हूँ ये चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको एसबीआई क्लर्क मेंस में या फिर एसबीआई पीओ मेंस में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि पिछले 2 साल में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 के एसबीआई क्लर्क में एंड जो 2019 के एसबीआई क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको आपको प्रिपेयर करके जाना है, इसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। इसको आप इजीली अगर प्रिपेयर करके जाते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो आप एट बेस्ट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है तो आपको 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं हम क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पे हम फॉलो करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए। तो देख लेते हैं रो 1 में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें रो 1 में दिया गया है 15, 8, 21। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अगर मैं कोई एग्जाम में बैठा होता तो मुझे टाइम नहीं लगता, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। एक बार आपको इसको समझ जाओ, आप इसको समझ जाओ तो आपको भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है रो 1 पे 15, 8 एंड 21। तो देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरे रो में दिया गया A, 3 एंड 27। क्वेश्चन क्या पूछा गया, A इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि जो सेकेंड रो का जो पहला नंबर है वो है रिजल्टेंट है फर्स्ट रो का। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट रो में जो जो नंबर दिया गया है वो कौन कौन से रूल के अंदर आते हैं। पहला जो नंबर है वो क्या है, हमने देखा है जो ऑपरेशन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, यानी कि 15 से हम शुरू करेंगे। तो 15
एक कौन सा नंबर है, 15 एक ऑड नंबर है, और इसके बाद जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो 15 एक ऑड नंबर है, और उसके बाद जो नंबर है यानी कि जो नंबर उसे फॉलो किया है वो क्या है, 8, यानी कि ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर। तो यहाँ पे कहाँ पे ऐसा रूल दिया गया है जहाँ पे ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर है, हमारा जो नंबर 5 जो रूल है वहाँ पे दिया गया है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, द सेकेंड वन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी कि 15 से हमें 8 का सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर हम 15 से 8 का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 15 से अगर आप 8 का सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमें यहाँ से मिल गया 7, और हमारा जो लास्ट नंबर है वो कौन सा है, 21। तो इन दोनों का जो 15 एंड 8 का रिजल्टेंट वो निकला 7। अभी हमें निकालना है 7 एंड 21 का रिजल्टेंट। तो 7 एक ऑड नंबर है और 21 भी एक ऑड नंबर है। क्या 21 प्राइम ऑड नंबर है, नहीं, 21 एक कॉम्पोजाइट ऑड नंबर है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 1, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कॉम्पोजाइट ऑड नंबर दे आर टू बी एडेड, यानी कि हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, किसको किसको ऐड कर देंगे, 21 के साथ 7 का एडिशन कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा 28। तो जो रो 1 का रिजल्ट निकला वो निकला हमारा 28। तो ए क्या दिया गया, ए इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो ए का जो सॉरी गाइस, तो जो ए का जो वैल्यू रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 28। तो अगर हम ए की जगह 28 लें तो ए हो गया हमारा इवन नंबर, एंड जो 3 है हमारा वो क्या है, ऑड नंबर। तो इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, ये रूल कहाँ पे दिया गया है, ये रूल हमें पता चलता है जो रूल नंबर 2 वहाँ पे दिया गया है, इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर दे आर टू बी एडेड, यानी कि हम 28 के साथ 3 का एडिशन कर देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 28 के साथ अगर आप 3 का एडिशन करते हो तो आपका निकल जाएगा 31, यानी कि जो पहला 2 नंबर था उनका जो रिजल्ट निकला वो 31 निकला। फिर आपका आ गया 31 और 27, इन दोनों का हमें पॉपुलेशन करना है। 31 एक कौन सा नंबर है, 31 एक ऑड नंबर है, ठीक है, और ऑड नंबर के बाद 27 आया है, 27 भी एक ऑड नंबर है, और उसके साथ साथ एक कॉम्पोजाइट ऑड नंबर है। ये प्राइम ऑड नंबर नहीं है क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जो रूल दिया गया था, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कॉम्पोजाइट ऑड नंबर दे आर टू बी एडेड। तो 31 प्लस 27, तो जो आपका आंसर निकल जाएगा वो आपका कितना निकल जाएगा, 58, यानी कि जो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है 58। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझा रहा हूँ, आप पहली बार कर रहे हो या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पे आपका नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा आपको बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ जाएगा तो अगर आप फर्स्ट कैलकुलेशन करते हो तो आप 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाओगे। इस सेशन में हम स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस टाइप का लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन भी आजकल पूछा जा रहा है तो मैंने इस टाइप के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बी इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया था ये क्वेश्चन भी वैसा सॉल्व होगा, इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में मुझे लिखना है ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आपको कमेंट में मुझे लिखना है। बाकी मैं आपको आपके कमेंट में आपको आंसर कर दूंगा आपने सही लिखा है कि नहीं। जरूर आपको करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्किप नहीं करना है, तो आप मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया। और उसके साथ टाइम भी लिखना है कि आपको कितना टाइम लगा, ताकि मुझे आपको एसेस करने में, आपको एनालाइज करने में
मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया और आप किस लेवल में लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक टाइप पे लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ऐसे क्वेश्चन एसएससी में देखे होंगे, लेकिन अभी ये बैंक में पूछे जाने लगे हैं। क्लरिकल मेंस में ऐसे क्वेश्चन या फिर पीओ मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है, क्या एक्चुअली डाटा दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेक्सागन रिप्रेजेंट द पीपल लिव इन हैदराबाद एंड लाइक ब्लू, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द पीपल who live in Bengaluru like pink, rectangle represent the people who live in Mumbai and like red, and circle represent the people who live in Chennai and like yellow। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए? पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, हाउ मैनी पर्सन लाइक ब्लू एंड बिलोंग टू बेंगलुरु। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ट्रायंगल के अंदर आते हैं। और जो ब्लू लाइक करते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हेक्सागन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है पहले लाइन पे, जो हेक्सागन के अंदर आते हैं वो ब्लू लाइक करते हैं, और जो ट्रायंगल के अंदर आते हैं वो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। तो हमें देखना है कौन सा नंबर है जो हेक्सागन के साथ साथ ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो 8 है वो हेक्सागन में भी है और ट्रायंगल में भी है, जो 22 है वो हेक्सागन में भी है और ट्रायंगल में भी है। और अगर इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग हैं जिनको ब्लू भी पसंद है और वो बेंगलुरु से भी बिलोंग करते हैं। और 22 के साथ हम 8 का एडिशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 30, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन्स लाइक ब्लू येलो एंड रेड टुगेदर। तो कितने लोग हैं जो ब्लू भी लाइक करते हैं, येलो भी लाइक करते हैं और रेड भी लाइक करते हैं। तो ब्लू कहाँ से आपको मिलेगा, हेक्सागन से मिल जाएगा। येलो आपको कहाँ से मिलेगा, येलो आपको मिल जाएगा सर्कल से। और आपको रेड कहाँ से मिलेगा, रेड आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल से। यानी कि वो लोग हेक्सागन में भी होने चाहिए, रेक्टेंगल में भी होने चाहिए और सर्कल में भी होने चाहिए। हम यहाँ पे क्या देखना है, सर्कल, हमें यहाँ पे देखना है सर्कल, रेक्टेंगल एंड हेक्सागन। इसमें जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है आपका, वो है आपका 25। वो आपका है 25 जो कॉमन आ रहा है। 31 क्या कॉमन आ रहा है सर्कल में, नहीं आ रहा है। 44 क्या कॉमन आ रहा है आपके रेक्टेंगल में, नहीं आ रहा है। बाकी नंबर में भी तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको इजी बना के प्री में भी पूछ सकता है, थोड़ा टफ बना के आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस में पूछा जा चुका है हालांकि ये, तो आपको ऐसे नहीं लेना है कि आजकल एसएससी के क्वेश्चन भी मेंस में पूछे जाने लगे हैं, स्पेशली आपका रीजनिंग क्वेश्चंस, आपको ये पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां से हम शुरू करेंगे जो स्टेटमेंट, एजम्पशन, इन्फरेंस, कोर्स ऑफ एक्शन। कौन सा स्टेटमेंट जो आपके कमेंट को स्ट्रेंथन करता है या फिर वीकन करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इस सेशन में, इस पूरा वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कहीं और से लॉजिकल रीजनिंग ना पढ़ना पड़े। इसका मैं और एक वीडियो भी लाऊंगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा शुरू होता है वो है आपका ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग, जिसको आप देखते ही एग्जाम में स्किप कर देते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता यही आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो सकता है रीजनिंग का, वो यही क्वेश्चन है। आपको करना आना चाहिए। अगर करना आ गया तो ये आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा, आपके स्कोर को इंक्रीज कर देगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है या फिर करना नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
द सेंटर हैज रिलीज्ड एन एडिशनल 65 crore to the state to implement midday meal scheme in primary and upper primary schools in educationally backward areas in the current academic year। तो यहाँ पे एक्चुअली दिया क्या गया है, जो सेंटर ने रिलीज किया है 65 crore रुपीज़, एडिशनल 65 crore रुपीज़ टू द स्टेट इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिड डे मील स्कीम होता है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल में, कौन से एरिया में, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में, इस साल के लिए फॉर द करंट एकेडमिक ईयर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, मिड डे मील स्कीम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन हाई स्कूल्स। तो ऐसा तो कुछ हमें बताया नहीं कि इस स्टेटमेंट में, हमें सिर्फ पता है कि एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में हमें मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए हमें पैसा मिला है। लेकिन बाकी दूसरे स्कूल्स में तो ये होगा और हो भी रहा है, तो इससे तो हम बोल नहीं सकते ना जो मिड डे मील स्कीम है वो हाई स्कूल में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या है, मिड डे मील एनकरेज चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल। हाँ, ये तो सही है। जो मिड डे मील स्कीम ये क्या करता है, स्टूडेंट को एनकरेज करता है स्कूल जाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करता है स्कूल आने के लिए। आपको ही पता होगा, आपने देखा भी होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। इतना ईजी होता है, आपको सिर्फ सोचना पड़ता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मोर देन 65 crore हैज़ बीन स्पेंट ऑन मिड डे मील इन एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया फॉर द करंट एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पे तो हमें कुछ बताया नहीं गया कि 65 crore रुपीज़ से भी ज़्यादा हमारा स्पेंड हो गया इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो स्टेटमेंट से मिलेगा वही हमें सिर्फ करना है, जो हमें लगता है कि इससे हम एज्यूम कर सकते हैं वही हमें करना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ओनली 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया गया है, द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्स डिसाइडेड टू गिव फ्री breakfast from next academic year to all the students in its primary school section through canteen even though they will not get any government grant। तो स्कूल एक्स ने क्या डिसाइड किया, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्स ने क्या डिसाइड किया कि वो ब्रेकफास्ट देंगे, फ्री ब्रेकफास्ट देंगे सारे स्टूडेंट को, अगर उनको गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प नहीं मिलता है तो भी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया। पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में वीकेन दिस स्टेप। यहाँ पे आपको देखना है ये स्ट्रेंथन कर रहा है या फिर वीकेन कर रहा है, यानी कि इसको ये सपोर्ट कर रहा है या फिर अपोज कर रहा है। यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट इसको अपोज कर रहा है या फिर वीकेन कर रहा है। फंड्स विल हैव टू बी रेज्ड टू सपोर्ट द स्कीम फॉर ईयर्स टू कम। तो ये तो हमें अपोज नहीं कर रहा है, ये तो सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है कि फंड्स हमें रेज करना होगा, तो ये वीकेंड नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द स्कूल विल हैव टू एडमिट मेनी पोस्ट स्टूडेंट एट नेग्लिजिबल फी फॉर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। ये भी तो आपका अपोज नहीं कर रहा है, ये भी वीकेंड नहीं कर रहा है, ये भी आपका सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। द कैंटीन फैसिलिटी यूटेंसिल्स विल हैव टू बी चेक्ड एंड न्यू परचेज टू बी मेड, तो ये भी आपका सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपका स्ट्रेंथन कर रहा है जो स्टेटमेंट हमें मिला है। तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकेंड करे, यानी कि इसको अपोज करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, नॉन ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला गया, स्टेटमेंट दिया गया है, ए कार कंपनी अरिस्टो वाज फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 7 years ago, but company's production has been declining from past 5 years। आपको डाटा पे थोड़ा फोकस रखना है, पिछले 5 साल से इसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन कर रहा है। So after all the mishappenings, the company is forced to shut down now. Which of the following could be most possible reason for above mentioned statement? तो क्या स्टेटमेंट दिया गया है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था अरिस्टो नाम का, वो फेमस था 7 साल पहले, लेकिन पिछले 5 साल से उसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और इसके वजह से उनको कंपनी को बंद करना पड़ा। इतना हमें समझ में आ रहा है। और हम क्या रीज़न है इसका यहाँ से हम देखेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वो क्या दिया गया, द कंपनी डिड नॉट हैव एनफ फंड्स टू बाय रॉ मटेरियल्स व्हिच वाज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट। तो ये तो ऑप्शन के बारे में, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ से हमें कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है कि कंपनी का हालत इतना बुरा था कि वो रॉ मटेरियल ही खरीद नहीं सकता था, क्योंकि वो फेमस था 7 साल पहले। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर जॉब, तो इसके बारे में तो हमें कहीं पे बोला नहीं गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में या फिर कंपनी के जो स्टाफ है उनके बारे में तो कोई कहीं बताया नहीं गया। अगर वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे तो ये 7 साल पहले कैसे फेमस था। तो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, द मशीनरी वॉज टू ओल्ड एंड वॉज नॉट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। तो ऐसा भी हमें कहीं पे बताया नहीं गया कि जो मशीन थे वो ओल्ड थे या फिर वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, वो तो चल रहे थे। द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था कि पिछले 5 साल से इसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि जो डिमांड था उस चीज़ का, जो उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उस कार का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड था वो कम होता जा रहा है, इसीलिए एक फेमस कंपनी भी एक डिक्लाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से उसको शट डाउन करना पड़ा। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एक बार ऑप्शन 5 को भी देख लेते हैं। द राइवल कंपनीज कार इज फुल्ली ऑटोमेटिक एंड इज कंपोज्ड विथ ऑल न्यू फीचर्स। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी राइवल कंपनी के बारे में बताया भी नहीं गया और ऐसा कोई नहीं कि वहाँ पे ऑटोमेटेड फ्यूचर होगा तो इसका पूरा आपका प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऑटोमेटेड फीचर्स को लाइक करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आपके नॉर्मल फीचर्स होते हैं उसको लाइक करते हैं, जो आपका होते हैं ऑटोमेटेड जो नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, ये सब पिछले साल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में और कितने इजी पूछे जा रहे हैं। आप सिर्फ स्किप कर दे रहे हो डर की वजह से, और आप सॉल्व करने बैठ जाओ तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर ए चाइल्ड्स बेटर मेंटल हेल्थ एडमिट हिम और हर टू स्कूल ओनली आफ्टर 5 years ऑफ एज। यानी कि क्या दिया गया है, गवर्नमेंट एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया, वो क्या पब्लिश किया, एक बच्चे के बेटर मेंटल हेल्थ के लिए उसको स्कूल में 5 साल के बाद ही आप एडमिट करो, ये आपको एडवाइस दिया गया। तो इससे हम क्या एजम्पशन ले सकते हैं, पहला थिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या दिया गया है, ए चाइल्ड कैन नॉट लर्न बिफोर ही और सी टर्न्स 5। 5 साल से पहले वो सीख नहीं सकता। क्या ऐसा है, आप खुद पूछो, 5 साल से पहले क्या बच्चे सीख नहीं सकते? बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम स्कूल एडमिट चिल्ड्रन हु आर बिलो 5 years ऑफ एज। हाँ, यही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। कुछ स्कूल होते हैं जो पैसे के लालच में हो जाए या फिर डिफरेंट उनका जो पॉलिसी होता है उसके वजह से 5 साल से नीचे के बच्चों को भी एडमिशन करवा लेते हैं। इसके वजह से ही गवर्नमेंट को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना पड़ा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर 2 इम्प्लिसिट, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्या क्वेश्चन है, आर्गूमेंट बेस है, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिकल दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हो टीवी में, न्यूज़ चैनल में आर्गूमेंट्स वगैरह होते हैं, कोई इसके सपोर्ट में बात करता है, कोई इसको अपोज करता है, तो इसी टाइप का है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होंगे कहीं पे आपको, लेकिन देखना होगा कौन सा स्टेटमेंट आपका जो स्टेटमेंट है कौन सा उसको स्ट्रेंथन कर रहा है या फिर कौन सा आर्गूमेंट उसको ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर उसके ज़्यादा आपको हेल्प मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको इमोशनली बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया गया स्टेटमेंट, शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू वर्क व्हाइल दे आर स्टडिंग। तो पढ़ते वक्त क्या उनको काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो आर्गूमेंट क्या दिया गया, यस द इकोनॉमिक बैकग्राउंड इफ एवरी इंडिविजुअल डज नॉट अलाउ देम टू परस्यू एजुकेशन सच परमिशन देयरफॉर मेक्स इट फिजिबल टू फुलफिल वंस ड्रीम। हाँ, ये तो सही है, अगर किसी के पास एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है और वो पढ़ाई करना चाहता है और उसके पास जितना जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए उसके पास नहीं है, तो अगर वो काम के साथ साथ पढ़ाई कर सकता है और कर रहा है तो अपना खुद का ड्रीम वो फुलफिल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। तो ये तो आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यस वर्क प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पर्सन सेल्फ सफिशिएंट बिसाइड्स दिस प्रैक्टिकल नॉलेज बिकम्स नेसेसरी टू मेक स्टडी मीनिंगफुल। हाँ, ये भी ज़रूरी है, जब आप काम करते हो, सीखते हो, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको गेन होता है, ये आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं और वर्क आपके लाइफ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बोथ आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि बोथ स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगा इस आर्गुमेंट के लिए।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे क्या दिया गया स्टेटमेंट, सी लेवल राइज ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज इज सेट टू पोज एन existential crisis to many US coastal communities, which new research finding that as many as 311,000 home space being flooded every 2 weeks within next 30 years। तो ये हमें देखना है क्या क्या इन्फ्रेंस हम इसे ले सकते हैं। ये इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला था आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा जितना लॉजिकल रीजनिंग का बन सकता है। तो क्या दिया गया पहला स्टेटमेंट, द रिसर्च रिपोर्ट विल पोटेंशियली इन्फ्लिक्ट ए ह्यूज फाइनेंशियल एंड इमोशनल टोल ऑन ऑल दोज अमेरिकन्स हु लिव्स इन द प्रॉपर्टीज एट रिस्क हैविंग देयर बेसमेंट्स, बैकयार्ड्स, गैरेज एंड लिविंग रूम inundated एवरी अदर वीक। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, जो लोग रहते हैं उस एरिया में, जो लोग रहते हैं उनको एक ह्यूज फाइनेंशियल इमोशनल टोल यानी कि रिस्क वो पोजेस करते हैं, उसके साथ साथ उनको तो इसीलिए उनको ह्यूज फाइनेंशियल एंड इमोशनल लॉस भी होगा। तो हाँ ये तो सही है, ये तो हम इन्फोर कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि उनका जो बेसमेंट है, बैकयार्ड है, गैरेज है, उसके अंदर आता है, उस एरिया के अंदर आता है, वो लिविंग रूम है जहाँ पे उनको लॉस भी होगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन द मेन कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल नीड टू सीवियरली कटेल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो हाँ इसको भी हम इन्फरेंस के तौर पर ले सकते हैं स्टेटमेंट से। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो जो मेन रीजन है इस प्रॉब्लम का, जो मेन वजह है, तो उसको हमको लिमिट करना है या फिर कम करना है ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इन्फोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, चेयरमैन ऑफ ए कार कंपनी अनाउंस्ड इन ए मीटिंग दैट ऑल ट्रायल्स ऑफ इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट ए न्यू मॉडल ऑफ कार एक्स आर ओवर एंड कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च द कार इन मार्केट आफ्टर सम मंथ्स। तो कुछ महीने के बाद ये जो कंपनी है वो कार एक्स को लॉन्च करने वाला है। उसका सारा ट्रायल एंड प्रोडक्ट यानी कि उसका सारा काम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो उसको वो लॉन्च करने वाला है कुछ महीने के बाद। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन द चेयरमैन्स डिसीजन। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट एंड अदर रिसोर्सेज विल हैव टू बी फाइन ट्यून टू मेंटेन प्रोडक्शन शेड्यूल। तो जो मटेरियल मैनेजमेंट है एंड अदर रिसोर्स है उनको टाइमली उनको फाइन ट्यून करना जरूरी है मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन का जो टाइमिंग या फिर शेड्यूल दिया गया है। तो हाँ ये तो सही है, अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अदर रिसोर्स को ठीकली मैनेज नहीं करेंगे, टाइमली मैनेज नहीं करेंगे, तो हम शेड्यूल के टाइम जो लॉन्च या फिर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ये तो स्ट्रेंथन करता है चेयरमैन के डिसीजन को। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, द कंपनी शुड ऑल्सो मेक प्लान्स फॉर प्रोडक्ट्स अदर देन कार के अलावा वो कंपनी को दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लान बनाना जरूरी है। तो क्या यहाँ से हमें कुछ ऐसा हिंट्स मिल रहा है कि ये कंपनी कार के अलावा और कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता है या फिर उनके स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करता है? नहीं, ये उनके स्टेटमेंट को वीकन करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द नेटवर्क ऑफ द डीलर्स मस्ट बी फाइनलाइज्ड एंड ऑल लीगल, फाइनेंशियल एंड अदर मैटर्स इन दिस रिगार्ड्स शुड बी फाइनलाइज्ड एट द अर्लीस्ट। तो हमें जैसे पता है कुछ मंथ के बाद उसको लॉन्च करना है, तो जो लीगल, फाइनेंशियल एंड अदर मैटर्स होते हैं उसको फाइनलाइज करना जरूरी है जितने जल्दी हो सके। तो ये भी उनका स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी बोथ 1 and 3 आपका स्ट्रेंथन कर रहे हैं चेयरमैन के डिसीजन को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्ज्ड स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वोमेन। वोमेन के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्ज किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो क्या एजम्पशन ले सकते हैं इससे, वोमेन हैव लेस नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज देन मैन इन स्टेट। तो वोमेन के पास लेस नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं मैन के कंपैरिजन में स्टेट में। क्या ये हम यहाँ से इन्फर ले सकते हैं, क्या हमें यहाँ से पता चल रहा है कि उनके पास कम है,
शायद उससे ज़्यादा भी होगा। आप इंडिया में रह रहे हो इसलिए सोच रहे हो, इमोशनली सोच रहे हो हाँ यहाँ पे वोमेन के लिए कम पोटेंशियल है या फिर हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन क्या है, हम यहाँ से इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं शायद ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट सोच रहा है ज़्यादा हम वोमेन को जॉब अपॉर्चुनिटी दें, तो ये तो हम यहाँ से एज्यूम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इमोशनली सोचोगे तो एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट से सोचोगे तो हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट मोर जॉब फॉर वोमेन। स्टेट गवर्नमेंट क्या जॉब क्रिएट नहीं कर सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि नीदर वन नॉट टू इम्प्लिसिट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। यू कैन विन ओवर न्यू पीपल बाय योर वार्म स्माइल। तो आपके हंसी से आप दूसरों को जीत सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाता है ना, ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है, कभी ऐड किया जाता है, कभी कहीं पे आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो यहाँ से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू स्माइल वार्मली एट अननोन पीपल। हाँ, ये हमारे लिए पॉसिबल है, हम अननोन पीपल को देख के हंस सकते हैं, हंस तो सकते हैं ना। उनको कुछ देने के लिए कोई बोल नहीं रहा है, हंस तो सकते हैं ना, एक वार्म स्माइल तो दे सकते हैं ना। ये तो आपको डिफाइन करता है। यह आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू विन ओवर न्यू पीपल। क्या आपके लिए नेसेसरी है दूसरे लोगों से जीतना? नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, इसी को हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम अननोन पीपल को देख के हंस तो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस बी गिवन एंटी पॉल्यूशन मास्क व्हाइल मैनेजिंग ट्रैफिक सिग्नल्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ट्रैफिक पुलिस बी गिवन एंटी पॉल्यूशन मास्क व्हाइल मैनेजिंग ट्रैफिक सिग्नल्स। तो एजम्पशंस क्या दिया गया है, द मास्क आर सेफ फॉर वेयरिंग, देयर इज नो साइड इफेक्ट। हाँ, अगर हम ट्रैफिक पुलिस को मास्क दे रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल मैनेज करने के लिए, तो उस मास्क का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इतना तो हम एज्यूम कर सकते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। द ट्रैफिक पुलिस विल बी एबल टू कैरी आउट देयर वर्क आफ्टर वेयरिंग द मास्क। तो ट्रैफिक पुलिस मास्क पहनते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये दोनों आप एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि आपका बोथ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज रीच्ड इट्स हाइस्ट इन लास्ट 20 ईयर्स एंड देयर इज नो साइन ऑफ इट्स सॉफ्टनिंग इन द कमिंग मंथ्स। तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है पिछले 20 साल से, और ये से कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसका मतलब यही है। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फार्मर शुड बी आस्क्ड बाय गवर्नमेंट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। क्या ये कोर्स सही कोर्स ऑफ एक्शन है? ऑलरेडी फार्मर्स जो फार्म कर रहे हैं वो बहुत ही कम प्राइस में चीज़ों को बेच रहे हैं, उनका जो जितना भी खर्चा आता है उससे वो लोग प्रॉफिट भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको ज़्यादा कम प्राइस में बोलना क्या, बेचने के लिए बोलना क्या सही होगा? नहीं, ये गलत कोर्स ऑफ एक्शन है, ये सही नहीं है। द गवर्नमेंट शुड इनिशिएट स्टेप लाइक रिड्यूसिंग गवर्नमेंट टैक्स ऑन एसेंशियल कमोडिटी। क्या ये सही स्टेप है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? दूसरे बहुत सारे स्टेप हैं, या इसके लिए हम गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दें? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका नीदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए लार्ज पार्ट ऑफ द लोकेलिटी वॉज फ्लडेड एज द मेन पाइप सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर बस्ट व्हाइल द वर्कर्स ऑफ ए यूटिलिटी कंपनी वर लेइंग केबल्स इन द एरिया। तो जो मेन पाइप था जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का, वो फट जाने की वजह से फ्लड आ गया एक बहुत ही बड़े एरिया में, लोकेलिटी में। तो इसका क्या सही कोर्स ऑफ एक्शन है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, द सिविक अथॉरिटी शुड इमीडिएटली अरेंज टू रिपेयर डैमेज एंड स्टॉप लॉस ऑफ द वाटर। तो हाँ, ये तो सही कोर्स ऑफ एक्शन है। इंस्टेंटली उनको जो रिपेयर करना ज़रूरी है, जो जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे डैमेज कंट्रोल करना ज़रूरी है और रिपेयर करना ज़रूरी है, यानी कि ये आपका सही कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द सिविक अथॉरिटी शुड सीक एन एक्सप्लेनेशन कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द यूटिलिटी कंपनी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देम। आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, वो क्या दिया गया है,
मैंने ऑलरेडी बता दिया थी सिविक अथॉरिटी शुड सीक एन एक्सप्लेनेशन एंड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम यूटिलिटीज कंपनी फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय देम। तो ये तो हमारा इंस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, लेकिन बाद में उनको जो एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है और कॉम्पेंसेशन लाना जरूरी है जिसके वजह से डैमेज हुआ है। तो ये तो ज़रूरी है, इसलिए हुआ क्या दिक्कत था, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना एंड कॉम्पेंसेशन लेना ज़रूरी होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट, खादी सेल हैड डबल्ड ओवर 1 ईयर। तो गवर्नमेंट के डाटा हिसाब से खादी का जो सेल था वो डबल हो गया है पिछले 1 साल से। तो इससे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या दिया गया है। डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय खादी आउटलेट इन द कस्टमर। क्या डिस्काउंट के वजह से ही खादी का जो सेल हुआ है वो डबल हुआ है? क्या डिस्काउंट की वजह से जो सेल होता है डबल हो जाता है, या फिर डिमांड की वजह से होता है? यहाँ पे एक बार सोच लो, डिमांड की वजह से होता है। डिस्काउंट की वजह से कभी सेल ज़्यादा नहीं होता है। डिस्काउंट की वजह से कुछ पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा ज़्यादा सेल हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सेल नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, आपको थोड़ा ज़्यादा लॉजिकली सोचना है। आप ऐसे बिना सोचे इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द इंक्लिनेशन ऑफ द पीपल टूवर्ड यूज ऑफ खादी हैज इंक्रीज्ड। तो जो लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों का जो खादी यूज करने के लिए जो इनका इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। क्या इसके वजह से खादी का जो सेल है वो बढ़ गया है? हाँ, ये हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आप एज्यूम कर सकते हो इस स्टेटमेंट से, जो आपका इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, या फिर एज्यूम यहाँ से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा, मैं थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा जो पीओ मेंस में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप क्लर्क मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, पीओ मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास आएगा वो इससे भी हाई रहेगा। आईपीएस पीओ मेन, एसबीआई पीओ मेन, बाकी दूसरे जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर थोड़े टफ लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे पूछे जाते हैं। थोड़ा लेंथी होता है, वो इतना छोटा छोटा नहीं होता है। हालांकि ये भी ट्रिकी है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी ट्रिकी बनाया जा सकता है। यहाँ पे ही मैंने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया जो आप पीओ मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो पूरा पीओ मेन के ऊपर बेस्ड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। और कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो। थैंक यू।